ओम शांति। किसी व्यक्ति ने अपनी जीवन कहानी 5 चैप्टर्स में लिखी है। संपूर्ण जीवन कहानी। चैप्टर नंबर 1। मैं जा रहा था, रास्ते में एक गड्ढा आया और गड्ढे में मैं गिर गया। अंदर से मैंने चिल्लाया, मेरी गलती नहीं है, मैं जीवन भर गड्ढे में ही रहा। चैप्टर नंबर 2। मैं रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते से। मुझे पता था वहां गड्ढा है, फिर से गड्ढे में गिर गया। मैंने कहा कि मेरी गलती नहीं है। मुझे बहुत टाइम लगा गड्ढे से बाहर निकलने के लिए। चैप्टर नंबर 3। मैं रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते से। मैं गड्ढे में गिर गया क्योंकि आदत सी हो गई थी गिरने की, और मैंने कहा गलती मेरी है। मैं तुरंत बाहर आ गया। चैप्टर नंबर 4। मैं रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते से। गड्ढा था, मैं गड्ढे के बाहर बाजू से निकल गया। चैप्टर नंबर 5। मैं रास्ते से जा रहा था, गड्ढा आया, दूर से देखा, मैंने रास्ता बदल दिया। जीवन कहानी समाप्त। पहली बार गिरना और गिरकर ये स्वीकार न करना कि गलती मेरी है, अर्थात जीवन भर गड्ढे में ही रहना। दूसरी बार गिरा, पर इस बार गिरते समय पता था वहां गड्ढा है। पता था गिरना नहीं है, फिर भी गिरा। फिर भी अंदर से अहंकार तो था, गलती मेरी नहीं है। बट इसमें और फर्स्ट में थोड़ा अंतर है। फर्स्ट में पूर्ण बेहोशी है, इसमें थोड़ा थोड़ा होश है। हाँ, गिरे तो है, और ये भी कहता है कि गलती मेरी नहीं है, परंतु फिर भी पहले से थोड़ा सा ये ठीक है। इसलिए लंबा समय वो गड्ढे में रहा और फिर बाद में निकला। तीसरी बार उसने स्वीकार किया है कि मैं गड्ढे में गिर गया हूं, इसलिए तुरंत निकल गया। पर चौथी अवस्था उससे भी आगे की है। गड्ढे के बाजू से निकल जाना। और पांचवी, रास्ता ही बदल देना। तो ये कहानी वास्तव में हर एक मनुष्य की कहानी है, या फिर कहो हर ब्राह्मण आत्मा की कहानी है। गिरना स्वाभाविक हो सकता है बेहोशी से। अगर होश में है तो गिरेंगे ही नहीं, पर यदि गिर भी गए, हाउ क्विकली, कितना फास्ट हम उससे बाहर आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी आध्यात्मिक साधना में सबसे फर्स्ट चैप्टर है स्वीकार करना। चाहे गिरे या भटक गए, कहीं आकर्षित हो गए, कहीं बंधन में बंध गए, और बंधन बहुत सूक्ष्म है, इसलिए बीच बीच में रुकना बहुत आवश्यक है। और वो रुकना यदि प्रकृति के सानिध्य में हो तो बहुत अच्छी अंतर्मुखी अवस्था बन सकती है।
जितना जितना हम प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रकृति के मौन से जुड़ते हैं, वो मौन हमें उस परम मौन की ओर लेके जा सकता है और हम अपनी ही चेतना में देख सकते हैं कि कहीं हम भटक तो नहीं गए, गिर तो नहीं गए लक्ष्य से। आज सुबह की अव्यक्त वाणी हम कौन, ये निश्चय और नशा। कितना रहता है। तो एक छोटा सा अभ्यास है, सभी आंखें बंद करेंगे और प्रकृति की जो आवाजें हैं केवल उन आवाजों को सुनेंगे, एक भी आवाज छूटने न पाए। पंछी, गाड़ी, हवा, ओम शांति। अवचेतन में प्रवेश करने की विधियों में एक विधि है प्रकृति, और यह अभ्यास रोज होता रहे तो हमारे अंदर एक अद्भुत सी प्राण ऊर्जा प्रकट होने लगेगी। जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का एक ही कारण है, प्राण ऊर्जा का कम हो जाना। जितनी प्राण ऊर्जा हम में भरी है, भरेगी, उतना आत्मा सशक्त होगी। आत्मा का वास्तविक जो भोजन है वो ऊर्जा है, प्राण। और प्राण ऊर्जा चारों तरफ है, सर्वत्र। केवल यह अनुभव, इमेजिनेशन, यह कल्पना कि मेरे अंदर प्राण ऊर्जा भर रही है चलते हुए, पक्षियों की आवाज से प्राण ऊर्जा भर रही है, हवा के स्पर्श से प्राण ऊर्जा भर रही है, धरती के स्पर्श से प्राण ऊर्जा भर रही है। तो हमारे शरीर में जो ब्लॉकेजेस है वो खुलते जाएंगे। उगता हुआ सूरज, उसको कहते हैं सन गेजिंग, वो 5 मिनट, या डूबता हुआ सूरज, इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। पूरी एक टेक्निक है, HRM, हीरा रतन मनिक टेक्निक, किताबें लिखी गई है कि कैसे इस प्रकृति की ऊर्जा को हम हार्नेस करें, इसको हम ले और अपने अंदर संभाले। तो आत्मा के केवल 3 ही भोजन है अगर देखा जाए तो। एक तो ये ऊर्जा उसका भोजन है, दूसरा वो स्वयं ही इतनी शक्तिशाली है कि उसे बाहर के किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। एक साकार मुरली है, बाबा ने कहा आत्मा की शक्ति से शरीर चलता है। और तीसरा परमात्मा। These are the 3 powers। अगर ये 2 हमें पता है, पर ये जो मिसिंग है प्राणा, इसलिए इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें कहा जाता है ब्रेदारियंस।
उनको कहा जाता है प्राणिक लिविंग। उस जीवन पद्धति को इटली में हर साल कॉन्फ्रेंस होती है। वहां पर वो सारे ब्रदरियंस जमा होते हैं। ब्रदरियंस अर्थात जैसे वेजिटेरियन होते हैं, जो वेजिटेरियन खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज खाते हैं, उसी तरह स्प्राउटेरियन जो स्प्राउट खाते हैं, फ्रूटेरियन जो फ्रूट खाते हैं, लिक्विडेरियन जो लिक्विड पर जीते हैं, रॉ फूडिस्ट जो रॉ खाते हैं, और इन सब से परे एक कैटेगरी है जिसको कहा जाता है ब्रेथेरियंस, जो ब्रेथ पर जीते हैं, हवा, ऊर्जा, प्राणा। उसको अलग अलग नाम है, माइक्रोडस्ट, संजीवनी शक्ति, प्राणिक एनर्जी। इसका अर्थ ये नहीं, उसके भी कैटेगरीज है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। धीरे 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 धीरे, और ये सारे जो लोग हैं वो कोई आध्यात्मिक लोग नहीं है, परंतु उनके जीवन में जो धारणाएं हैं वो स्पिरिचुअलिस्ट से भी आगे है, क्योंकि एक हल्कापन उनके जीवन में आ गया है। उन्होंने इस प्रकृति को पकड़ लिया है। और रियल सोर्स ऑफ प्राणा इज माइंड, अगर देखा जाए तो एक हायर स्टेज में तो वो भी नहीं। एक योगी था, 1948 में उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। 6 मास तक वो अंदर ही था, ऊपर से पूरा पैक कर दिया उसको। 6 मास के बाद उसको निकाला गया, वो जिंदा था। पूरी पब्लिक भीड़ थी एकत्र देखने के लिए। वहां ना हवा है, वहां ना भोजन है, वहां ना पानी है, फिर भी वो जिंदा था। ये किस शक्ति के आधार पर? इस शक्ति को कहते हैं प्राणिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति। तो यदि राजयोग के साथ प्राणिक ऊर्जा को जोड़ दिया जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन है एक पावरफुल और जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जो चीजें हम यहाँ मिस कर रहे हैं वो अपने आप यहाँ आ जाएगी। तो इसमें प्रकृति का सानिध्य बहुत आवश्यक है, और उसमें 2 चीजें बहुत आवश्यक है। एक, बेयर फुट वॉकिंग, नंगे पांव जमीन पर चलना। ये एक टेक्निक है। घास पर नहीं, घास एनर्जी खींच लेता है। जमीन पर, सूखी जमीन पर, उसमें फिर आप स्वमान जोड़ सकते हैं कि ऊर्जा मेरे पैरों से, धरती की ऊर्जा मुझ में आ रही है। पूरा मैग्नेटिक फील्ड है ये। इस पर किताबें लिखी है, इसको कहते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। आजकल विदेश में प्लेट्स है, अर्थिंग प्लेट्स, ग्राउंडिंग प्लेट्स, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं पैरों के नीचे रखते हैं। क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी जो ड्रेन हो रही है वो है डिजिटल इक्विपमेंट से, डिजिटल साधन से, शॉर्ट्स, रील्स, यूट्यूब्स, रैंडम ब्राउजिंग, एप्स, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्क्रीन टाइम एनर्जी को खींच लेता है। तो जो चार्जिंग है वो धरती से होगी, क्योंकि धरती एक मैग्नेटिक फील्ड है, अपने आप ऊर्जा आएगी। तो इस अभ्यास के लिए कहा जाता है एटलीस्ट 45 मिनट्स हो। एक, अगर कोई डायबिटिक वगैरह है तो देख ले कि मिट्टी में कांच विच ना हो। और लोगों ने अपने घरों में ट्रैक क्रिएट किए हुए है, बड़ी सी किताब है एक, अर्थिंग नाम की। पर बेस्ट होगी जो प्राकृतिक स्थान है। माउंट आबू में उधर पोलो ग्राउंड, हॉस्पिटल के सामने शैतान सिंह पार्क है, उसमें कई लोग करते हैं। या जहां पर भी जगह है ऐसी, उसके साथ समान कि मेरे पैरों से पवित्रता की ऊर्जा पूरे धरती को जा रही है। और मौन में और एकांत में अगर ये रोज किया जाए तो धीरे धीरे नींद अच्छी होने लगेगी। हम देखते हैं ब्राह्मणों की एक बहुत मेजर समस्या है अनिद्रा। कितनी सारी बहनें आती है, कितने सारे भाई आते हैं, नींद ही नहीं आती है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गोलियां लेते हैं फिर भी नींद नहीं आती है, या फिर गोली लेंगे तो ही नींद आएगी। तो इससे हमारे पैरों में जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है वो सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां जाएगी।
राजयोग अगर बीच में हम रखें तो कम से कम 15 से 20 चीजें हैं जो राजयोग मिलके बनती है। एक अमृत वेला, एक ब्रह्मचर्य, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त संदेश, तीनों संदेश स्टडी, फिर ज्ञान का चिंतन, मनन, अध्ययन, मेमोरी ट्रेनिंग, फिर राइटिंग, स्पीकिंग, कर्मयोग, जिम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्राणिक लिविंग, प्राण ऊर्जा, कर्मयोग, हैंड राइटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। तो जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो ऊर्जा, और सबसे बड़ा सोर्स है धरती, धरती से जुड़ना। ये पाव जो है धरती को स्पर्श हो। सारे पॉइंट्स फ्री रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन है। और जब हम एकांत में रहते हैं और धरती पर चलते हैं तो अपने आप न्यू आइडियाज, नए ज्ञान के रहस्य खुलते हैं। जो पॉइंट्स हमने अभी तक सोचे ही नहीं थी। अगर आज की ही मुरली ले लो तो उसमें कितने सारी ऐसी बातें हैं कि जो अस्पष्ट है और हमें पता ही नहीं, और शायद हमने सोचा ही नहीं। अगर एक ही शब्द हम ले ले उसमें से नंबर वार, ये किस भाषा का शब्द है और उसका अर्थ क्या? चिंतन। बाबा ने क्यों ऐसे इंग्लिश शब्द इंग्लिश ही रखे हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन कहीं पर भी नहीं है। फुल स्टॉप को फुल स्टॉप ही रखा। शायद हिंदी में करते तो हिंदी में तो फिर वो डैश बन जाता है। हिंदी में फुल स्टॉप नहीं होता है, मराठी में फुल स्टॉप है, इंग्लिश में फुल स्टॉप लगता है, पर हिंदी भाषा में तो फिर वो पूर्ण विराम कैसे लगाते हैं? दंडी। तो उसने ये सोच के फुल स्टॉप ही रखा है। फुल स्टॉप, फॉलो को फॉलो ही रखा, टैली को टैली ही रखा है। कई सारे शब्द है ऐसे कि जो चेंज ही नहीं किए। तो भगवान जिस तन में आता है उसका तो आधार लेता ही उसकी भाषा का, पर उसकी अपनी भाषा भी है, उसकी अपनी वोकैबुलरी भी है, उसका अपना ग्रामर भी है। यह है चिंतन बिंदु। तो ज्ञान का चिंतन, और सबसे अच्छा ज्ञान का चिंतन बंद कमरे में ना कर खुली हवा में जब हम करते हैं तो बुद्धि खुलती है, नई पॉइंट्स आती है। और वो अगर ऐसी जगह हो जहां बिल्कुल पोल्यूशन ना हो, जैसे ये स्थान, इसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। दिल्ली मुंबई में जाओ तो 300 AQI, माउंट आबू का AQI है 50 60। 100 से नीचे मतलब सबसे कम पोल्यूशन। जहां भीड़ है वहां चिंतन थम जाता है, प्रभावित हो जाते हैं। अगर हम ऑनलाइन जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कोई रील, कोई शॉर्ट, कोई यूट्यूब, ये ना समझो हम अकेले हैं। उस समय जितने ऑनलाइन है, दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हम जुड़ रहे हैं। अगर वो विकारी है तो हम उस समय जितने विकारी लोग हैं सृष्टि में, उन सब विकारी लोगों की चेतना के साथ जुड़ रहे हैं अपने आप। यदि कोई सुंदर चिंतन हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो अपने आप हम सब से जुड़ रहे हैं। यदि हम पवित्रता के स्वमान में है तो हमारा जीसस क्राइस्ट और बुद्ध हमारे समकालीन बन जाते हैं। उनका चिंतन और हमारा चिंतन एक। सारी दादियाँ चाहे ब्रह्मा मम्मा सब, हम उनके समकालीन, चाहे वो इस समय न भी हो, क्योंकि उनका चिंतन आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में विद्यमान है, सृष्टि में है। तो कहाँ हम ट्यून्ड है उस आधार पर। तो एक विधि जो बताई है वो है बेयरफुट वॉक, मिनिमम 45 मिनट्स। और चलने के बाद तुरंत जाके पैर नहीं धोने हैं, थोड़ी देर मिट्टी को चिपका रहना है, रहने दो उसको चिपका, फिर थोड़ी देर के बाद में पैर धोना है। ये अभ्यास अगर किया जाए, और हम खुद कितने में सालों से कर रहे हैं, अपने आप भोजन की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाती। हमारा अधिकतर ऊर्जा जो जा रही है दो ही चीजों में जा रही है, एक फूड और दूसरा डिजिटल वर्ल्ड। अगर ये दो लीकेजेस स्टॉप कर दिया जाए तो एक अद्भुत सी ऊर्जा शरीर में प्रकट हो जाएगी। वेट हमारा स्टेबल हो जाएगा, बॉडी वेट, बॉडी इमेज, हंगर शून्य होगा। हम खाएंगे
पर इसलिए नहीं कि भूख लग रही है, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा है। खाने के अगर देखा जाए तो भूख केवल एक कारण है, 20 उसके दूसरे कारण है। हम खाते हैं क्लॉक के अनुसार, 1 बज गया चलो, भूख हो को ना कुछ कोई लेना देना नहीं। हम खाते हैं क्योंकि पिकनिक है इसलिए खा रहे, कोई बहुत दूर की बात की मिला इसलिए खा रहे, कोई फंक्शन है इसलिए खा रहे, टेस्ट के लिए, अपीयरेंस के लिए, खुशबू के लिए। भूख थी ही नहीं, पर देखने के बाद भूख जागृत हो गई। तो कितने सारे, बहुत सारे कारण है। या वेस्ट ना जाए इसलिए खा रहे, या वजन कम हो या बढ़ा हो इसलिए खा रहे। तो मेन जो फोकस है वो ये 2 चीजें हैं जिस पर काम करना है सभी ब्राह्मणों को। सो प्राणा इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फूड, samadhi is the replacement of sleep, and creativity is the replacement of काम विकार। काम विकार को दबाया नहीं जा सकता, लड़ाई करके उसे हराया नहीं जा सकता, ना ही उससे भागा जा सकता। ये तीनों ही काम नहीं किए जा सकते। उस वो शक्ति है, उसका रूप बदल दिया जा सकता ऊर्जा में। तो सारा खेल जो है वो है एनर्जी कल्टीवेशन का। एंटायर ब्रह्मचर्य मीन्स ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा जहां जहां जा रही है वहां से उसको रोकना है, और ऊर्जा लेनी है तो ऊर्जा लेने का सबसे बड़ा एक साधन है प्रकृति, और उसमें बताया बेयरफुट वॉकिंग पहला। दूसरा है सन गेजिंग, सूरज को देखना। कब देखना? सुबह सुबह, जैसे सूरज अभी उगा नहीं है पर वो उग रहा है, उसको देखना। शुरुआत में केवल 5 सेकेंड, पर धीरे धीरे अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारा। अगर कोई 3 मास करे तो उसके शरीर की बीमारियां ठीक होने लगेगी। अगर कोई 6 मास करे तो उसके मन की बीमारी ठीक हो जाएगी। और 9 मास अगर करता है तो भूख एकदम कम और वेट स्टेबिलाईजेशन। हीरा रतन मनिक जी जिन्होंने ये टेक्निक निकाली थी, उनको डॉक्टर सुधीर शाह ने स्टर्लिंग हॉस्पिटल में रखा था। कितना साल? 2 बार। पहली बार रखा 400 कुछ दिन, दूसरी बार फिर रखा था वो 300 कुछ दिन वहीं पे। और उनके कमरे में स्टर्लिंग हॉस्पिटल में कैमरे, हफ्ते में 1 या 2 बार सोनोग्राफी होती थी, और उनका भोजन था पानी। 1.5 साल गर्म पानी उतना ही लेते थे, दैट्स इट। वेट लॉस लगभग 18 किलो हुआ था, बाकी कुछ नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं। ये मिराकल है, ना प्रोटीन्स ना विटामिन ना कुछ भी नहीं, पर सूर्य से ऊर्जा लेते थे, सौर ऊर्जा। सूर्य में ऐसी कोई भी इतनी शक्ति है कि इस संसार की ऐसी कोई बीमारी नहीं जो सूर्य ना ठीक कर सके। इसलिए इस देश ने सूरज को भगवान कहा, देवता कहा। तो टेक्निक है नेचुरल स्थान पर खड़ा रहना है, सीमेंट पे नहीं। नेचुरल स्थान जो हो, पहाड़, पर्वत, मिट्टी, और सूरज को उगते हुए देखना। शुरुआत में कितना समय? केवल 5 सेकेंड। थोड़ी देर देखो और ब्लिंक कर सकते हैं, थोड़ी देर बढ़ाते जाओ, एटलीस्ट 5 मिनट्स तक पहुंचना है, देखना है। और देखते देखते ही दिव्य संकल्प मन में लाने हैं कि मुझे सूरज की रोशनी से मेरा जीवन जी, ये ऊर्जा मेरे शरीर के सारे रोगों को ठीक कर रही है। ये ऊर्जा मुझे मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रही है, पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रही है, थर्ड आई को एक्टिवेट कर रही है, पूरे मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पूरे शरीर में ऊर्जा फैल रही है, सारे रोगों को ठीक कर रही है, बीपी, शुगर, डायबिटीज जो भी है। दिव्य संकल्प, और वो करते करते नए नए विचार आते, सन गेजिंग करते करते। तो ये सुबह और शाम को, हो सके तो शाम को भी, मेन सुबह। ऐसा कोई स्थान जैसे माउंट आबू में हॉलीडे होम्स है, वहां से बहुत अच्छे से होता है। या फिर वो इधर, अच्छा, तो वहां से भी। और वो करते करते वो एक मेडिटेशन जैसा है, बहुत सारे हजारों संकल्प आते हैं। जैसे वो ज्ञान सूर्य है,
मैं भी ज्ञान सूर्य हूँ। जैसे उसकी किरणें चारों तरफ पहुंच रही है, मेरी किरणें चारों तरफ पहुंच रही है, मैं उस सूर्य को पवित्रता की किरणें दे रहा हूं और वो सूर्य अब सारी पवित्रता की किरणें विश्व में फैला रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे, इसको अगर करते रहे करते रहे करते रहे तो भूख अपने आप धीरे 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 कम होती जाएगी। और अभी ये जो पागलपन है और जो इतना एडिक्शन है खाने का, सुबह खाओ, दोपहर में खाओ, रात को खाओ, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, टोली खाओ, ये खाओ वो खाओ, और इतने सारी बीमारियां और इतना भारीपन, जब तक इस पर काम नहीं किया जाएगा, अशरीरीपन बड़ा मुश्किल है। हम जबरदस्ती सामान लेते रहो, बैठे रहो, सब करो, वो जो नेचुरल होना चाहिए वो नहीं रहेगा। चिंतन जो होता है, जब तक हम इस चक्र से बाहर नहीं आते, वो इतना प्रखर नहीं हो पाता, क्योंकि हमने खुद सब प्रकार का डाइट के जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते थे सारे करके देखे, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है जो खाया नहीं है, खा के नहीं देखा, सब कुछ। और करते 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 अभी कितने साल हो गए, 10 13 15 साल, एक भी गोली नहीं खाई कभी, कोई भी नहीं, एलोपैथी कोई भी किसी भी तरह की नहीं। ना कभी सर दर्द, ना कभी थकान, ना कभी कुछ। अगर कभी कुछ ले लेते हैं भारी, तो हम देखते हैं तुरंत अवस्था नीचे आ जाती है। जैसे एक शांतिवन का भाई हमसे मिला था और उसने कहा था, मैं 25 साल के बाद लौकिक घर गया। लौकिक घर भी नहीं गया, सेंटर ही गया, और फिर 7 दिन सेवा ही की इधर उधर। पर जब वापस आया तो मैंने ये पाया कि मेरी जो पहले स्थिति थी और अब थी थोड़ी सी नीचे आ गई। इतनी सेंसिटिविटी ज्यादा है। जैसे पेशेंट को शुगर हो जाता है 400, उसको पता ही नहीं होगा, तो है ही नहीं, हम मुझे तो पता ही नहीं, कुछ कोई तकलीफ ही नहीं हो रही। अभी कल परसों ही हमने एक माउंट आबू के जो नेताजी थे पहले, उनको एडमिट किया था, तो उनका बीपी 250 और 140, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ तकलीफ ही नहीं। तकलीफ होगी सीधा यहाँ से जब ब्लीड हो जाएगा, आधा पैरालिसिस। तो बॉडी इतनी इंसेंसिटिव हो गई है, पता ही नहीं चल रहा है उसको। उसी तरह चेतना भी इंसेंसिटिव हो जाती है, और वो इंसेंसिटिव होती है अत्यधिक भोजन से। फिर समझ नहीं आता है, आर पार जो देखने की दृष्टि है वो डल हो जाती है। सीड्स सीड्स जो होते हैं ना, दे लीड टू ड्राउजीनेस। सारे सीड्स, सीड्स में सब आ गया, बीज अर्थात अनाज, उसमें दाल रोटी चावल, ये सारा कुछ जो भी मनुष्य द्वापर से अब तक ले रहा है। द्वापर से अब तक सबसे बड़ी मनुष्य की जो पतन हुआ है, दो ही कारणों से हुआ है देवताओं का। पहला देहभान, और दूसरा आग। उसने चीजों को पकाना चालू किया, उसमें टेस्ट आने लगी, फिर उसमें पाक शास्त्र बना जो सबसे बड़ा शास्त्र है। आज दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री और ड्रग इंडस्ट्री। सारे हॉस्पिटल्स, ड्रग, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो। फूड, कहीं पर भी जाओ, जितने मार्केट में चीजें हैं खाने की, ब्राह्मण आत्माएं बाहर का नहीं खाते, पर भीतर ही संसार खड़ा किया है। जो बाहर नहीं है वो इधर है। हम बाहर का खाते नहीं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हम बाहर का पानी भी नहीं पीते, पर बीमारियां इधर वही है जो बाहर है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध गए हैं। जैसे ही हम प्रकृति से जुड़ते हैं, चाहे धरती, सूरज, चांद, सितारे, सन गेजिंग, स्काई गेजिंग, धरती, सब कुछ, इस संसार में जितने कवि, जितने शिल्पकार, जितने क्रिएटिव लोग हुए, वो सभी प्रकृति प्रेमी रहे हैं। वो सभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर, आप बिना प्रकृति के वैज्ञानिक बन सकते हैं, उसमें खोज कर सकते हैं, वो सब हो सकता है। नैतिकता की जरूरत नहीं है उसमें, एकाग्रता चाहिए, वो आ जाएगी।
परंतु यदि चेतना के भीतर जाना है और इस सृष्टि के रहस्यों को समझना है, मुरलियों में इतनी सारी बातें हैं जो अभी तक अस्पष्ट है, अगर उन रहस्यों तक की जड़ों तक जाना है तो सबसे पहला काम बुद्धि की प्रखरता पर करना होगा, और वो बनेगा फूड रिप्लेसमेंट से। जो हमने मान लिया है कि शरीर को भोजन की आवश्यकता है, एंड फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें ये पता चलेगा। बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी इज फूड। परमात्मा प्रेम भोजन है, प्राकृतिक ऊर्जा भोजन है, पेश दुआएं जो मिलती है आत्माओं की वो भी भोजन है। ये सूक्ष्म भोजन है, वो स्थूल भोजन। पर जैसे योगी आगे बढ़ता है भोजन सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म 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 होते जाता है। उपवास नहीं, महावीर 12 साल तक बिना भोजन के रहे। वो निराहारी थे, पर उपवास उपवास थे, वो निराहारी नहीं थे। उपवास अर्थात नियर, आत्मा के नजदीक जैसी चेतना जाएगी अभोक्ता हो जाती है, उसे ये चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो हम जो भी डाल रही है हैबिट है, एक मशीन है, जैसे उसमें डाले जा रहे हैं, डालते हैं, प्रोसेस होता है, बाहर निकलता है, डालो बाहर, डालो बाहर। और बीमारियां, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? बहुत सारी सूक्ष्म सूक्ष्म अंग से बना है, अंग उपअंग से बना है, वो सेल से बने हैं, सेल्स मॉलिक्यूल से बने, मॉलिक्यूल्स सेल्स एटम्स, इलेक्ट्रॉन फोटोन, फोटोन डजंट ईट, इलेक्ट्रॉन डजंट ईट, सेल्फ एग्जिस्टिंग है। ये बॉडी जो है सेल्फ हीलिंग है। कुत्ता बीमार पड़ता है, क्या करता है? खाना पीना छोड़ देता है, अपने आप हीलिंग होता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है वो। ये पक्षी, इनको कभी कोई डायबिटीज कुछ नहीं होता, बंदरों को कुछ नहीं होता। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? घास, वो हाथी घास खाता है, उसमें इतनी ऊर्जा कहाँ से, फैट कहाँ से आए? और हमारे समाज कंडीशनिंग इतना भरा है कि ये लो, ये लो, ये ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, कमजोर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हजार ये सारी कंडीशनिंग है माइंड की। तो जैसे हम सेकंड बताया, सूरज को देखते जाएंगे तो उससे ऊर्जा लेते जाएंगे, शक्ति ले आती रहेगी, और धीरे 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 परिवर्तन आएगा। तो ये दूसरा अभ्यास है। पानी, पानी भी सबसे जल्दी हमारी ऊर्जा को कैप्चर करता है। जो संकल्प हम उसमें डालेंगे वो संकल्प शरीर में जाएगा बहुत फास्ट, वो सबको पता है, वो सब करते भी है। हवा, इसके साथ 3 काम करने हैं। पहला प्राणायाम, ऊर्जा हवा जाए। दूसरा इस श्वास को केवल देखना, आ रही है जा रही है, और कुछ नहीं, केवल देखना। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। साक्षी भाव का अभ्यास यहां से चालू होता है। यहां पर ये, यहां से हवा आ रही है, हवा जा रही है। हवा के अंदर सूक्ष्म है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी सूक्ष्म है प्राण, और हमारे शरीर को प्राण ऊर्जा चाहिए, और सबसे ज्यादा जो मिलती है प्रकृति के 5 तत्वों से, और उससे भी ज्यादा अगर चाहिए तो वो मिलती है ब्रह्म से, ब्रह्मांड। उससे भी अगर ज्यादा चाहिए तो परमात्मा स्वयं प्राणनाथ है, प्राणेश्वर है, प्राण सखा है। इज द ओशन ऑफ प्राणा। इसलिए आपने देखा होगा जो एकदम बाबा की याद में खो गए और अशरीरी अवस्था में भोजन भूल जाता है। तो ये तीनों सोर्सेस से लेते रहना, चारों, परमात्मा, घर, प्रकृति, 5 तत्व, और अब बचा भोजन। भोजन में सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा कहाँ है? सबसे ज्यादा। तो वो भोजन जो तला भुना और पकाया जाता है उसमें प्राण ऊर्जा खत्म हो जाती है सबसे पहले तो। उसमें जो बचता है केवल स्वाद, इसलिए हम उसके गुलाम बन जाते हैं। एक बार खा लिया तो वही चाहिए फिर। इसलिए पूरी मानवता नमक का गुलाम है, मसालों का गुलाम है, तेल का गुलाम है, और अनाज, चीनी, दूध, ये सब गुलाम बना देता है। सुबह भी खाओ, दोपहर में भी खाओ, शाम को भी खाओ,
पैसेंजर्स चढ़ रहे बस में, उतरने को टाइम ही नहीं है, खाली चढ़ रहे धक्का मुक्की। इसीलिए किसी को भी, जितने पेशेंट हमारे पास रोज कम से कम 60 70 80 100 पेशेंट आते होंगे, उसमें से 50% से भी ज्यादा बीकेज रहते, सारे निवासी, माताएं बहनें, सब निवासियों के माता पिता, सेवाधारी, डबल विदेशी, जो भी आते हैं उनको अगर पूछते हैं कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है, पर सामने से पूछते पेट, हाँ पेट में गैस तो है, और थोड़ा पूछो कब्जी, हाँ वो तो रहती है। अलमारियां खोल के देखो तो हर प्रकार के चूरन मिलते हैं उसमें से, ग्रेन्स, अनाज, कॉन्स्टिपेशन। मनुष्य का शरीर क्या खाने के लिए बना है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है, और ये खोज है। इसलिए खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखना है। 3 बार भोजन करो, 3 बार टोली बीच में, और फिर देखो अमृत वेले पर क्या है। योग की स्थिति कैसी है, विकारों की उत्पत्ति कैसी है, उत्तेजनाएं कितनी है शरीर में। एक दूसरा, 2 बार भोजन करके देखो फिर क्या होता है। 1 बार पका हुआ भोजन, बाकी टाइम पे कच्चा रॉ, फिर देखो स्थिति क्या है। और कभी कभी धीरे धीरे 1 दिन पूरा 24 आवर्स अपक्व करके देखो। आग ने जिसे स्पर्श ही नहीं किया है, उसमें ढेर सारी चीजें आती है। आजकल तो उसमें भी इतनी सारी रेसिपीज बन गई है, जूसेस, फ्रूट्स, स्मूदीज, सलाड्स, ढेर सारी चीजें। वो सब करके देख लो। 1 दिन, 1 दिन अगर ठीक लगा तो 3 दिन, नहीं ठीक लगा तो वो तो है ही, फिर वो तो कहीं भागे नहीं जा रहा है, पर वो तो कर ही रहे इतने सालों से, सारा तो करके देख लिया। नाउ ये इसलिए नहीं कि हेल्थ रिलेट, हेल्थ को हटाओ, हेल्थ तो एज अ बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगी, एज अ परिणाम, गिफ्ट के रूप में प्राप्त होगी, हाथ में आएगा एज अ बख्शिश। और सबसे बड़ी जीत होगी ये कर्मेंद्रियों की, क्योंकि बिना रसेंद्रियों को जीते जनेंद्रियों को वश में किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों का काम एक जैसा ही है, इन दोनों की उत्तेजना एक ही जैसी है। इधर भोजन, इधर स्त्री शरीर। इसलिए फूड को छोड़ना नहीं है, उससे परे निकल जाना है। काम को छोड़ना ही नहीं है, न लड़ाई करनी है, उससे ऊपर निकल जाना है। सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, उससे लड़ेंगे तो कभी हार हार कभी जीत ही नहीं सकते। काम तो ऊर्जा है। उसी तरह ये भी अगर हम सोचते हैं, जो कहता है कि मैं आज उपवास करता हूं, उसको रात में ब्रह्मा भोजन स्वप्न में जरूर दिखेगा, क्योंकि दमन किया है, सपरेशन हुआ है। बहुत अच्छी चीज बनी है, पर डॉक्टर ने कहा है मना करना। एक भाई आया था शांतिवन से, अब उसको शुगर है, अभी सारी दवाइयां चालू है 3 4, और फिर आया 400 शुगर। तो बोले दादी का दिन था ना, तो दादी को मैं कैसे खफा करूं, इसीलिए दादी की याद में दादी के प्यार में और दादी के याद में, फिर अच्छे से प्यार से स्वीकार कर ही लिया, जो होगा देख लेंगे, बाबा देख लेंगे। पांडव भवन में सेवाधारी लोग आते हैं, सारी दवाइयां भी सब बंद कर देते, और फिर आते आधी रात को हार्ट अटैक के साथ। क्या हुआ, दवा क्यों बंद किया? अब बाबा के घर में आए तो बाबा देखेगा ना। जो शरीर को ही नहीं मैनेज कर सकते, वो राज्य को क्या मैनेज करेंगे? बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। यहां शरीर ही बीमार है। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, जो ब्राह्मण आत्माएं बार बार बीमार पड़ती है, बाबा उनको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहते। जिनको अपने शरीर को ही मैनेज करना नहीं आता है, वो राज्य को मैनेज करेंगे। तो ये क्रांति जीवन में लानी है, प्राणिक क्रांति। इस पर हम लोगों ने एक भट्टी चलाई थी 2 3 साल पहले, 108 दिनों की, बहुत पहले, जिसमें हजारों लोग जुड़े थे, और जिन्होंने अनुभव सुनाए, बहुत अद्भुत अनुभव थे, कई तो अभी भी कर रहे हैं। बहुत अनुभव, जो हल्कापन शरीर में आ जाता है,
एकदम ऊर्जा का अनुभव होता है, नींद एकदम अच्छी, स्लीप स्टेबिलाइजेशन, वेट स्टेबिलाइजेशन एंड एनर्जी, ये 3 बातें होती है धीरे धीरे। पहले बहुत हलचल होगी, वेट कम होगा, वेट ज़्यादा होगा, कमज़ोरी आएगी, उल्टियाँ आएगी, चक्कर आएंगे और लोग छोड़ देते हैं फिर। पर इसको पकड़ के रखना है, धीरे धीरे करते जाना है, तो एक नया विचारधारा उत्पन्न होती है। तो प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक क्रांति, प्राणिक लिविंग इसको कहते हैं। अगर इसको राजयोग के साथ जोड़ दिया जाए तो बाबा के सारे महावाक्य हम एक अलग रीति से दिखाई देंगे सारे। जैसे फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा है और किताब पढ़ता है, उसको अलग दिखता है। सेकेंड ईयर में वही किताब अलग, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में अलग दिखाई देने लगती है। 10 साल की प्रैक्टिस करता है, बाद में वही किताब पढ़ता है तो अलग दिखता है उसको। किताब एक ही, पर दृष्टिकोण अलग अलग। अव्यक्त मुरली है, अभी अभी ज्ञान में आया, उसने पढ़ी 7 दिन का कोर्स, फिर उसने 1 साल हो गया, फिर पढ़ता है वही, फिर सेंटर पर आ जाता है, मधुबन में आ जाता है, फिर 10 साल के बाद इतनी सारी माया अप डाउन आने के बाद फिर वही पढ़ रहा है। अब पहला पढ़ना और यहाँ का पढ़ना, इसमें बहुत अंतर है। उसी तरह जब हम कुछ चेंजेस लाते हैं बॉडी में, विचारों में, और फिर उसी महावाक्य को पढ़ते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, चेंज हो जाता है। तो ये 2 मुख्य अभ्यास है, एक बेयरफुट वॉक, थोड़ी देर 5 मिनट केवल सूरज को देखना। तीसरा, एकांत में प्रकृति के सानिध्य में घूमना, ऐसे ही चप्पल पहन के, शूज पहन के, और अनुभव करना प्रकृति की ऊर्जा मुझ में आ रही है। और एक झाड़, ट्री हगिंग, ये विदेश में बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। झाड़ को ऐसे गले लगाते हैं, ट्री हगिंग, या झाड़ के नीचे बैठो। बुद्ध को देखो, जन्म झाड़ के नीचे, बोधि प्राप्त की झाड़ के नीचे, पहला प्रवचन झाड़ के नीचे, शरीर छोड़ा झाड़ के नीचे। इन पेड़ों में अद्भुत प्राण ऊर्जा होती है। ये पेड़ों में जो लेयर्स होते हैं ना, हम पेड़ों की उम्र उससे गिनते हैं, वो एक एक लेयर एक एक साल में ऐसे बनती है। उस समय कौन सा मौसम था, अगर बुद्ध ने उस पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त की, उस समय क्या मौसम है, उस झाड़ की अगर स्टडी की, बारिश हुई हो रही थी कि धूप थी, वो उससे पता चल सकता है। कार्बन डेटिंग, बहुत सारी मेथड से। तो इन पेड़ों में बहुत ट्रिमेंडस प्राण ऊर्जा होती है। तो पेड़ों के पास बैठना, पेड़ों से बात करना, ये भी एक प्राणिक ऊर्जा का है। अगला है जंगल वॉक। मधुबन निवासी हर 26 जनवरी या जाते रहते हैं, पूरा दिन जंगल में बिताते। बहुत हाई लेवल ऑफ प्राणिक ऊर्जा होती है जंगलों में, हाई लेवल ऑफ प्राणिक ऊर्जा, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक रूम्स में बिल्कुल नहीं होती है। हाई लेवल ऑफ प्राणिक एनर्जी, जंगल, इसको शिनरिन योकू कहते हैं जापानीज में। 5 मिनट और फिर जाना है। तो जंगल वॉक, हो सके ग्रुप में जाना है, पर आपस में बात नहीं करनी है। और भोजन तो बिल्कुल लेके नहीं जाना, अगर लेके जाना है तो फल लेके जाओ, तो वो ऊर्जा आएगी। तो और दूसरा है पत्थर, जितना जो डेंजरस जगह होती है वहाँ प्राणिक ऊर्जा ज़्यादा होती है। बारिश, उसमें भीगना, वो प्राणिक ऊर्जा है। झरने हैं, वहाँ स्नान करना, नदी तैरना, वो प्राणिक ऊर्जा है। उसमें बहुत ट्रिमेंडस प्राणिक ऊर्जा आती है हमारे शरीर में। और सबसे ज़्यादा भोजन में धीरे 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 पक्वाहार से अपक्वाहार की तरफ आना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। 3 जो भोजन है उसमें से कम एक नाश्ता वाला जो है, उसको कच्चे में कन्वर्ट किया जा सकता है आराम से। सुबह जूस ले लिया, फिर फल ले लिया, फिर फल ले लिया, 12 बजे तक आराम से फल फल फल। फिर बाद में भले पहले एक एक पर ही काम करना, एक पर ग्रिप आ जाए फिर ही आगे बढ़ना, नहीं तो बॉडी जो होती है ना रिएक्ट करती है, शॉक लगता है बॉडी को। बॉडी को उसकी आदत है, जैसे दारू पी रहा है 40 साल से, उसको बोला दारू बंद, तो बेचैनी होती है उसे, शरीर को बेचैनी होगी, रात में केवल रोटी दिखेगी फिर, अगर एक दिन रोटी नहीं खाई तो धीरे 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 ट्रांजिशन करते जाना है। पहला काम नाश्ते पर, फिर इस पे 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना ग्रिप आ गई तो फिर रात के इसमें काम करना है। 1-2 महीना फिर उस पर ग्रिप आ गई, फिर दोपहर को छेड़छाड़ करनी है, तब तक नहीं। बहुत धीरे 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 ये काम करना है, और धीरे ही करना चाहिए। अगर धीरे नहीं किया
तो गड़बड़ होगी, चक्कर वक्कर कुछ कुछ आएगा। वाटर इंटेक को कम से कम 2.5 से 3 लीटर तक रखना है, और प्राणिक ऊर्जा उसमें सबसे ज़्यादा होती है। और जो नेचुरल पानी है, जो बारिश का गिरता है, पहली बारिश छोड़ देना, दूसरी तीसरी बारिश, कई लोग और कुछ रख देते हैं, बकेट रख देते हैं, पानी कलेक्ट करते फिर वही पीते। हमारे माउंट में मुकुंद जी है, आयुर्वेदिक बहुत बड़ी शॉप है उनकी, बहुत बड़ा, सबसे पुराने, 40 साल, ब्रह्मा बाबा थे तब के है वो। तो हम उनके घर में गए थे, पूरा आयुर्वेदिक अलग अलग चीज़ें मिलती है, वो ज्ञान सरोवर रोड में है वो उनका पूरा प्रयोगशाला है आयुर्वेदिक, वहाँ सब कुछ मिलता है। नवनाथ भाई ने शायद देखा होगा, वो छोटे छोटे मोरिंगा पाउडर, ये पाउडर। तो उनके यहाँ 15-20 मटके रखे थे, बड़े बड़े कैन। मैंने कहा ये क्या है? वो कहते हैं बारिश का पानी है, जमा करके रखा है, वही पीते हैं वो लोग इतने सालों से। और इतने बूढ़े हैं वो, एकदम जवान जैसे दिखते, एकदम पावरफुल। तो वो खाली वही लेते हैं पानी। तो जितना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर। तो जितना जितना हम हर तरीके से प्रकृति से जुड़ते हैं, हर तरीके से, तो राजयोग, बुद्धि, प्रखरता, एक अलग लेवल पर हम पहुंच जाते हैं अपने आप। और वो सबसे बड़ा एक फायदा होता है, सभी रोगों से मुक्ति, दवाइयों से मुक्ति, सभी रोगों से मुक्ति, शरीर तंदुरुस्त, फ्लेक्सिबल, स्ट्रांग और ऊर्जावान, बहुत एनर्जेटिक। वो थकान 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 वो नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें अपने जीवन में अगर हम लाए, प्राणिक लिविंग को यदि राजयोग से जोड़ दे, तो एक क्रांति हो जाएगी। अभी निकलना है, तो आप लोग योग करते रहिए। हाँ, गर्म पानी तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही ठंडा पानी, नेचुरल पानी। गर्म पानी ये एडिक्शन है, भयंकर एडिक्शन है आपको। और ये मौसम सबसे अच्छा है, इसी मौसम में अभी नेचुरल पानी, अभी तो कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा गर्म ना, तो वो तो आदत है। हीट इज द एनर्जी, इज द एनिमी ऑफ न्यूट्रिशन। गर्म पानी जो नेचुरल पानी है, गीजर बंद, कुकर बंद और सिलेंडर बंद, ये 3 आउट हो जाए तो जीवन में क्रांति होगी। गीजर की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितना भी ठंडा हो मौसम, पर एक बार शरीर को आदत पड़ गई तो शरीर को फिर वही अच्छा लगता है जो नेचुरल पानी है। इसको कहते हैं कोल्ड वाटर बाथ, कोल्ड वाटर थेरेपी है ये। इस पर तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है आइसमैन, उसने तो लोगों को ट्रेनिंग देता है, वो कैसे 0 डिग्री टेम्परेचर, -डिग्री टेम्परेचर में कैसे जिए, उस पर किताबें लिखी गई है। क्योंकि इसका संबंध सबकॉन्शियस माइंड से है और हमारे हेल्थ से है। वो तो कहता है अगर हेल्थ आपको चाहिए तो आइस वाटर बाथ। लोगों के पास टब है, हमने भी ये प्रयोग किया था, एकदम आइस, वो फ्रिज है ना हमारे पास, तो उस पर हम रख देते थे पतीला, और जो एकदम आइस भर जाता है उसमें फिर डालो बकेट में और पानी डालो, और फिर उससे स्नान करना। एकदम शौक लगता है, एकदम भयंकर शौक, ऐसे शौक लगता है। पर वो शौक लगने के बाद बाहर निकलो तो फिर कोई गर्मी नहीं, ठंडी नहीं लगती। माउंट में टेम्परेचर 8 डिग्री 9 डिग्री, उसमें हमने ये प्रयोग करके देखा आइस वाटर बाथ का। वो बात ले लिया, बाद में से स्वेटर भी पहनने की जरूरत, ना जैकेट पहनने की जरूरत। हाँ, वो पहनते थोड़ा स्टाइल विल के लिए, वो अलग है। पर अंदर से कोई वो नहीं है, तो उसकी आदत अगर से आज से अगर डाल दे कि जो नेचुरल पानी नल से आ रहा है वो ले लो, डाल दो, खत्म। क्योंकि मौसम अच्छा है, फिर धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। जब तक ठंडा नहीं, ठंडी आती है, ठंडी आएगी तो भी फिर यही आदत चलेगी। नहीं तो जिनको गर्म पानी की आदत होती है, उधर 40 डिग्री टेम्परेचर फिर भी उनको गर्म पानी चाहिए, क्योंकि वो माइंड की आदत है, उसका उससे संबंध ही नहीं है कुछ, वो तो माइंड की आदत है। जब माइंड में है, हो गया है कि मुझे पनीर खाना है, फिर लौकी की सब्जी कितनी भी खिला दी तो भी पेट थोड़ी ना भरता है, जब तक वो, क्योंकि माइंड ने पहले ही मान रखा है कि मुझे वो चाहिए, आलू पराठे चाहिए, उसको भूख ही नहीं भरती फिर किससे। सेम वाटर का भी है। तो प्रकृति से जुड़ना अर्थात हर चीज जो नेचुरल टेम्परेचर पर है, वो उसी रीति से देखा तो जो हम गाड़ी चलाते हैं ना, वो भी अननेचुरल है, क्योंकि हमारा शरीर इतना फास्ट जाने के लिए बना ही नहीं है। पर अब क्या करें, नहीं तो जंगल जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज्ड है हमारी, पर ठीक है, जितना हो सके हम करें। तो शरीर का स्वास्थ्य तो वरदान के रूप में प्राप्त होगा, इतना तो पक्का है। और जहां शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है, पुरुषार्थ बहुत अच्छे से होगा। और जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते रहते हैं, 10 गोलियां खाते रहते हैं,
वो गोलियों का असर, कितनी सारी चीजें होती है। फिर उसका ये रहता है, थकान रहती है शरीर में हमेशा। रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, हम थकान थकान थकान, डॉक्टर साहब कुछ करो। क्या करे? अच्छा, हम शांति। घास में जो है ना, एनर्जी खींच लेता है घास। इसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण दिए हुए हैं, बट प्रकृति जो है वो है मिट्टी, सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी नहीं, या तो रेत, ये दो है। हाँ, इस पे भी चल सकते हैं, इसके अपने दूसरे फायदे हैं। दूसरे फायदे ऐसे हैं इसके कि आप इसको एज ए एंजॉयमेंट, खेल कूद कर रहे हो तो चलो, पर मेन जो अगर ऊर्जा चाहिए तो वो धरती होनी चाहिए, घास नहीं। जिसमें हमको ऊर्जा हम खींचे, तो दैट शुड बी एन एब्सोल्युटली ड्राई सैंड, सैंड हो या धरती मिट्टी हो। और वो मिट्टी भी तब जब सूरज की किरणें पड़ रही हो तो और भी अच्छा, क्योंकि सब चीजें एक साथ हो रही है। सन बाथ भी हो रहा है, एक होता है सन गेजिंग, होता है सन बाथ। सब देखते हैं हम बीकेएस का, विटामिन डी लेवल बहुत कम होता है, और जब भी विटामिन डी कम होता है तो सब बीमारियां होती है, थकान होती है, जॉइंट पेन्स, ये वो। अपने आप जैसे जैसे सूर्य को देखते जाएंगे, वजन घटते जाएगा, जिनका ज्यादा है, जिनका कम है वो बढ़ते जाएगा। नेचुरल में जब हम आते हैं तो प्रकृति अपने आप सेट करती है, हमको वजन की चिंता ही नहीं करती है। अभी मुझे, हाँ, सन गेजिंग तो कपड़े पहन के ही, पर सन बाथ जो होती है वो आप थोड़ा सा जितना खुला अगर रखें तो अच्छा है। जैसे दोपहर में जाके सो गए ऊपर, वो सन बाथ कॉन्सेप्ट अलग है, सन गेजिंग कॉन्सेप्ट अलग है। एक टाइम आ गया कि जो वेट स्टेबल हो जाता है अपने आप। अभी हम हमारा बताए तो पिछले 1 माह से भी ज्यादा होगा, आम के अलावा कुछ भी नहीं खाया है, आम और पानी, दो ही चल रहा है। कोई टाइम नहीं है, 10 बजे जब भूख लगे तब खाते रहो, बीच बीच में भुट्टा, कभी कभी, रोज नहीं, वो भी थोड़ा टेस्ट के लिए, आवश्यकता नहीं है, बट एंजॉयमेंट। हाँ, मिक्सचर करना ही नहीं है सबसे पहली बात। फ्रूट सलाद कॉन्सेप्ट ठीक, क्योंकि हर चीज के लिए अपना बॉडी अलग अलग सिक्रीशंस उत्पन्न करता है। आम खाओ तो खाली आम ही खाओ, केला खाओ तो खाओ, हाँ दूसरा खाना है तो आधे घंटे बाद, थोड़ा सा गैप के साथ, एक साथ सारा मिक्स नहीं कर देना है। और हमारा तो जो थाली है उसमें हजारों चीजें एक साथ होती है, वो बॉडी समझते है क्या करूं किसका, वो कंफ्यूज हो जाता है। किसको कहाँ डालू। इसलिए तो इतने बीमारी, तो धीरे 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 काम करना है। पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्चति, गीता में लिखा है, अनन्य भाव से जो मुझे तुम दोगे वो मैं स्वीकार करूंगा। बाबा ने खुद कहा है कि मैं वहां नहीं जाता हूँ जहाँ 56 प्रकार का भोग है, जो गरीब मुझे अनन्य भाव से भोग लगा कर खाता है, वो मुझे प्रिय है। वो क्या हम दे रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है। जैसे रामकृष्ण, लास्ट उदाहरण दे रहे, रामकृष्ण परमहंस थे, एक भाई आता था उनके पास, जो हर दुर्गा पूजा में आता था, बलि देता था, बकरे की बलि, और अनन्य काली भक्त था। और 2-3 सालों से आया ही नहीं वो। रामकृष्ण से एक बार मिले, वो कहते ठाकुर, वो कहते आप दिखे ही नहीं, इतने सालों से क्या हो गया, भक्ति इतनी थी तुम्हारी काली के प्रति। बलि दे देते, बोलते अभी क्या करूं, दांत ही गिर गए। किस लिए आते थे, भक्ति के लिए या खाने के लिए? ओम शांति।